आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के पास में काठगोदाम पहुंचे सीएम धामी, डेमोग्राफी बदलाव पर सख्त बयान दिया। सीएम धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले और लगातार हो रही डेमोग्राफिक चेंज पर कहा है कि घुसपैठियों को सबक सिखाया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दी जाएगी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित माहौल मिले। इसके लिए व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज कर रहे लोगों की जांच की जा रही है और सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। काठगोदाम में पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। साथ ही शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सैन्य कल्याण के लिए समर्पित रहने और सरकार की सैनिकों और परिजनों के प्रति बेहतर नीतियों के लिए अर्धसैनिकों ने सीएम धामी का आभार जताया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी उस पर जो भी निर्णय देगा उसके अनुरूप हम सब कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये डेमोग्राफी राज्य की नहीं बिगड़नी चाहिए। देवभूमि है, यहाँ की डेमोग्राफी को न बिगड़ने देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड के लोगों का हक किसी भी कीमत पर नहीं मारा जाना चाहिए। यहाँ की डेमोग्राफी खराब नहीं होनी चाहिए। हम अपने बच्चों के आने वाले कर्णधारों के साथ, नौनिहालों के साथ किसी भी प्रकार की असुरक्षा का भाव उनके मन में न आए, उनको एक सुरक्षित परिवेश देना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ सुरक्षित हों, इसलिए किसी भी कीमत पर जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर डेमोग्राफी को ख़राब किया है, गलत तरीके से यहाँ पर तमाम प्रमाण पत्र लिए हैं, तमाम पहचान पत्र बनाए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। नैनीताल में भवाली के पास में भूमियाधार रोड पर अवैध मस्जिद होने की शिकायत मिली थी और जंगल में बनाई गई मस्जिद की जांच में प्रशासन की टीम ने बड़ा खुलासा किया। रेवेन्यू और फॉरेस्ट की टीम ने जांच की है और जांच में खुलासा हुआ कि 101 साल पहले यानी कि 1924 में मस्जिद के लिए 2 नाली 5 मुट्ठी जमीन लीज पर ली गई थी, लेकिन अब वर्तमान में यहां पर 45 नाली से ज्यादा जमीन पर निर्माण किया जा चुका है, यानी कि करीब 20 गुना ज्यादा 43 नाली फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जा किया गया है। अपर जिला अधिकारी विवेक राय के मुताबिक इस विषय पर अभी और जांच पड़ताल की जा रही है। कितनी और कब ये संरचना बनी है और परिसर ने कैसे विस्तार पाया है, माना जा रहा है कि इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस मस्जिद का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया और उसके बाद में मामला सामने आया। रुद्रपुर में दक्ष चौराहे के पास में स्कूटी से अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ रही महिला को स्कूली बस ने टक्कर मार दी है, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि टक्कर के बाद में महिला अपनी स्कूटी समेत गिर गई और पीछे से आ रही बस से कुचलकर मौत हो गई है। वहीं इस दौरान पुलिस ने 2 सिपाही भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने हादसा देखते ही बस को तत्काल रुकवाया। मृतक महिला अनीता चौरसिया सुपरटेक कंपनी में अधिकारी थी और महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रुड़की से खबर है, जहां पर पिरान कलेर इलाके में कार सवार ने बुजुर्गों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जमीन पर बैठे थे और इसी दौरान कार सवार ने सीधे कार बुजुर्ग पर चढ़ा दी और कुचलकर आगे बढ़ गया। हालांकि कुछ देर कार सवार वहां पर रुका, लेकिन तुरंत ही वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विकासनगर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इच्छारी डैम से अचानक पानी छोड़े जाने के बाद में टोंस नदी में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान डाउन स्ट्रीम पर काम कर रही एक पोकलेन मशीन अपने ऑपरेटर समेत पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत ये रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ऑपरेटर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेटर UJVNL विभाग के लिए इच्छारी डैम के डाउन स्ट्रीम साइट पर काम कर रहा था, तभी बिना किसी पूर्व सूचना के डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे पोकलेन ऑपरेटर मशीन समेत नदी के बीच में फंस गया, जिसके बाद में अभियान चलाकर ऑपरेटर को बाहर निकाला गया। बाद में पानी कम होने पर पोकलेन मशीन को भी बाहर निकाला गया।
देहरादून में रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा में नकल का मामला सामने आया और मंगलवार को पटेल नगर स्थित परीक्षा केंद्र में हरियाणा निवासी विवेक को संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से नकल पर्ची मिली है और जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने परीक्षा पास कराने के लिए हरियाणा के एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए में सौदा किया था और गिरोह नकल कराने के लिए प्राइवेट मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामला हाईटेक नकल गिरोह से जुड़ा माना जा रहा है। हल्द्वानी के हल्दू चौड़ इलाके में व्यापार करने वाले एक दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों के शव अलग अलग कमरों में पंखे से लटके मिले हैं। बताया जा रहा है कि रमेश दुमका और उसकी पत्नी कमला हल्दूचोड़ मार्केट में व्यापार करते थे, लेकिन वो व्यापारिक कर्जे से परेशान थे। आशंका जताई जा रही है कि कर्जे से परेशान होकर दोनों ने आत्महत्या की है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर है, जहां पर 51 दिव्यांग टीचर्स के फर्जी डॉक्यूमेंट का मामला सामने आया, जिसमें एजुकेशनल डिपार्टमेंट को सभी के जवाब मिल गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती का कहना है कि जांच में पाया गया कि ये सभी मामले साल 2020 से पहले के हैं, जब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी मिलने की शिकायत मिली थी। इस पर डीजी हेल्थ को भी लेटर भेजा गया है और जांच के दायरे में वो सीएमओ भी आएंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट पर मोहर लगाई है। जल्द ही सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और सभी 51 दिव्यांग टीचर्स पर फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर क्लस्टर स्कूल बनाने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। वजह है 2027 के विधानसभा चुनाव और बीजेपी विधायकों का विरोध। कांग्रेस भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर बेहतर सुविधाओं वाले क्लस्टर स्कूल बनाने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत 1520 स्कूलों को मर्ज कर 559 क्लस्टर स्कूल बनाए जाने थे। कई जगह क्लस्टर स्कूल बन भी गए हैं, लेकिन करीब 600 स्कूलों का मर्ज होना बाकी है। देखिए, क्लस्टर जो है 559 क्लस्टर स्कूल बनाए गए थे, जो 1520 स्कूलों को जो कैटर कर रहे थे। तो उनमें धीरे धीरे हम लोग जो सुविधाएं हैं उनको दे रहे हैं, चाहे बिल्डिंग हो, लेबोरेटरीज हो, अन्य सुविधाएं उनको दे रहे हैं। और अभी आवागमन के लिए अभी फाइनल नहीं हो पाया है, अभी फाइल पत्रावली गतिमान है। तो जैसे उसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात हो जाएगी तो उसके बाद बच्चों की शिफ्टिंग कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि सरकार ने कभी स्कूल बंद करने की बात कही ही नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्लस्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस योजना पर बीजेपी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। कई प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्रीय विधायक स्कूल बंद करने का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। देखिए, ये शिकायतें आ रही है और जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, जो जिस क्षेत्र में स्कूल बंद होने की बात आ रही है, ये ठीक नहीं है, ये बंद नहीं होने चाहिए। अगर क्लस्टर आपने चलाने की बात कही तो क्लस्टर भी क्लस्टर के हिसाब से होना चाहिए और बंद स्कूल नहीं होने चाहिए। इन्होंने कई विद्यालयों को बंद कर दिया और कई विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं ये कहकर कि हम क्लस्टर व्यवस्था लागू कर रहे हैं। क्लस्टर व्यवस्था का अर्थ ये है कि 5 विद्यालय 10 विद्यालय मर्ज एक में किए जाएंगे और बाकी के एक विद्यालय चलेगा, बाकी के विद्यालय बंद होंगे। बीजेपी नहीं चाहती है कि स्कूल बंद करने का फैसला चुनावी साल में उनके लिए गले की फांस बने। कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। ऐसे में क्लस्टर स्कूल योजना फिलहाल होल्ड पर जाती दिख रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम धामी ने दिव्यांगों को पुरस्कार दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये बच्चे दिव्यांग नहीं बल्कि असाधारण हैं। इन सभी ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति से काम किए हैं। विकास निगम तथा
आज जो मेरे सामने जो मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ये किसी दिव्यांगता के प्रतीक नहीं बल्कि इनकी अटूट मेहनत, अटूट इच्छा शक्ति, उज्जवल भविष्य का ये प्रतीक है। अभी आपने देखा हमारी बच्चियों ने कितना अच्छा यहाँ पर शानदार नमूना हम सबके सामने प्रस्तुत करें। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने नया बयान देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हरीश रावत ने कहा है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगे थे, इसलिए लोगों के बीच जाना भी जरूरी होता है। रावत के इस बयान को कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून की धर्मपुर सीट पर हरीश रावत के अपने बेटे के लिए संभावनाएं तलाशने की चर्चाएं थी। साफ कर चुका हूं कि न मैं न मेरे परिवार का कोई सदस्य, हमने लोकसभा का वोट मांगा, अब भी हम लोकसभा का ही वोट मांगेंगे वहां से। और रहा सवाल संपर्क और सेवा का, वो निरंतर बना रहेगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर बातों बातों में संकेत दे दिया कि 2 लोकसभाओं के अंदर, नैनीताल लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा में मेरा वर्चस्व कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव मेरा परिवार नहीं रहेगा, नहीं लड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये साफ कह दिया है कि भाई लोकसभा नैनीताल और लोकसभा हरिद्वार दोनों में मेरा वर्चस्व है। अगर मुझे जो भी लड़ना होगा, इन दोनों लोकसभाओं में मेरे परिवार के लोग लड़ेंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ मुलाकातों, जोड़तोड़ और साथ ही अंदरूनी हलचलों ने माहौल को गर्म कर दिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे कांग्रेस की तो उसने बीजेपी की पिच पर ट्रायल शुरू कर दिया है। इसका संकेत है वो मुलाकातें जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं, और ये संकेत भविष्य की राजनीति को बदल सकते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत और बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। उधम सिंह नगर के ठुकराल, जिन्हें 2022 में विवादित बयानों के चलते बीजेपी ने बाहर कर दिया था, निकाय चुनाव से पहले वापसी तो हुई लेकिन मनचाही जगह नहीं मिली। और लगभग हमारी सबसे बातचीत हो रही है। हम हर सीट पर कहाँ कौन मजबूत है, लेकिन हम भाजपा से या किसी पार्टी से उसी को देखिए, स्वागत तो सबका करेंगे हम। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। एक राजनीतिक दल है, हम लोग अपने परिवार को बढ़ाएंगे, लेकिन टिकट के मामले में उसी को पार्टी मौका देगी जो जीतने की स्थिति में होगा, और कांग्रेस साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल की तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। डोभाल 2017 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हारे, लेकिन 2022 में टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़े और जीत भी गए। मुलाकात को घर वापसी के रूप में देखा जा रहा है। सब लोग मिलजुल कर इस पर बातचीत करेंगे, और हमारी बातचीतें कुछ हुई हैं। जो भी साथी जिन लोगों को भी मिले हैं, उस संबंध में विभिन्न स्तरों पर हमारे सब साथी मिलकर बातचीत कर रहे हैं। और प्रदेश में भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, और ये सब जो मिलना जुलना हो रहा है उसी प्रयास का प्रतिफल है। राजनीति में सक्रिय पूर्व नौकरशाहों एस पांगती और पीसी थपलियाल से भी हरक सिंह रावत मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल 2022 और 24 के चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने पाले में करती रही। नतीजा, कांग्रेस को इसका भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस उसी दांव को बीजेपी के खिलाफ खेलती नजर आ रही है। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। विकासनगर में नेशनल हाईवे पर हरबटपुर में बाड़वाला तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी चला। अब तक कुल 30 अतिक्रमण को हाईवे से हटाया गया है, और इसी बीच कुछ दुकानदारों ने अपना
टीन शेड और अतिक्रमण खुद भी हटा दिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स नदारद रही। आज हमने अंबाड़ी से शुरू किया था और जीवनगढ़ तक हमने वो कर दिया है। उसमें से कुछ लोग हैं जिनके टीन सेट थोड़ा सा बाहर है, उनके द्वारा कहा गया है कि वो कल सुबह तक हटा देंगे, तो उनको छोड़ करके बाकी हमने सारे हटा दिए। जो बोर्ड अवैध रूप से लगे हुए थे वो बोर्ड हटा दिए। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रभावित इलाकों में भालू के हमलों में जहां 3 लोग घायल हो गए, तो वहीं पर कई घरों को भी भालू नुकसान पहुंचा चुका है। इन दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले कई लोग निचले इलाकों में माइग्रेट हो गए हैं और ऐसे में उन घरों में भालू हमला कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का भी खासा नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रभावित इलाकों में भालू के लिए कॉरिडोर बनाया जाए, कि जो भालू कॉरिडोर बने, कॉरिडोर सेला से लेकर सीपू तक को, जो नदी का धौली नदी का जो वह है, उसके दोनों तरफ फेंसिंग हो जाए, बहुत लंबे लंबे फेंसिंग हो जाए और गांव में आने जाने के लिए बड़ा गेट हो जाए, तो सारे के सारे भालू अगर नदी के किनारे रहेंगे तो उनको खाने के लिए भी पर्याप्त चीज़ें मिलेंगी। धारचूला की टीम है, मुनस्यारी की रेंज की टीम है, लगातार क्षेत्रों में जा रही है, लोगों से संवाद कर रही है और इसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, वहाँ पे हम लोगों को इन्वॉल्व करके जो है पटाखे वगैरह भी दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। आज हरिद्वार में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। इस मौके पर पूरा देओल परिवार मौजूद था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। 10 दिन बाद उनका परिवार उनकी अस्थियां लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचा, जहां दिग्गज अभिनेता की अस्थियों को पवित्र गंगा में प्रवाहित किया गया। हर की पैड़ी के घाट पर पूरी देओल फैमिली नजर आई। इस दौरान धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल, छोटे बेटे बॉबी देओल, पोते करण के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। धर्मेंद्र के पोते करण देओल ने उनकी अस्थियां प्रवाहित की। सभी लोग भावुक थे। एक बार फिर सबकी आंखों में आंसू आ गए। बॉबी देओल दूसरे सदस्यों को गले लगाते दिखे। अस्थि विसर्जन का पूरा कार्यक्रम गोपनीय तरीके से किया गया, जिसे पुरोहित ने विधि विधान के साथ कराया। हरिद्वार के एक निजी होटल में रुके हुए पूरे परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया और पूजा अर्चना के बाद उनके पोते करण देओल ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न किया। अस्थि विसर्जन करने के बाद सभी लोग एक होटल में पहुंचे। उसके बाद घाट में स्नान भी किया। इससे कुछ देर बाद देओल परिवार होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की। मंगलवार की शाम परिवार धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर हरिद्वार के होटल पहुंच गया था। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनका घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन 24 नवंबर के दिन उन्होंने अपने परिवार और करोड़ों फैंस को अलविदा कह दिया। इसी महीने उनका जन्मदिन भी आ रहा था। उनके चले जाने से देओल परिवार मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। धर्मेंद्र अपनी सादगी और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे। वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिलों में ताज़ा रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग में गुलाब राय खेल मैदान में गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है। जहां पर मिनी स्टेडियम बनना था, वहां पर गाड़ी पार्क हो रही है और फिटनेस सेंटर बन गया है, जिससे कि खिलाड़ियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं स्थानीय लोग गुस्से में हैं। लोगों की मांग है कि जल्द ही खेल के मैदान में से गाड़ियों को हटाया जाए। रुड़की में पुलिस स्कूल बसों की चेकिंग कर रही है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कई गाड़ी वाले नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गाड़ियों में भर भर कर बच्चों को ले जा रहे हैं। ऐसी ओवरलोडेड गाड़ियां कई बार हादसों को दावत देती हैं और लिहाजा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। स्कूल प्रबंधन इन मामलों में थोड़ा
पल्ला झाड़ लेता है। उनका ये कहना होता है कि हमें गेट से अंदर आने के बाद बच्चा हमारा है, गेट के बाहर पेरेंट्स कैसे लेके आ रहा, क्या लेके आ रहा, थोड़ा इसमें वो टालम टोली करते हैं। तो एक बार इस पॉइंट पे भी हम देखेंगे कि स्कूल की इसमें जवाबदेही तय हो। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा लिंक होता है कि वो प्रोवाइड कराते हैं तो इसको भी हम चेक करवाएंगे। रामनगर में कॉर्बेट के पास में सर्दियों में एक विशेष पक्षी आइबिस भी प्रवास पर यहां पर आता है, जिसका बर्ड वॉचर बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। जहां पर गारजुए के पास में कोसी नदी में प्रवासी पक्षी पहुंचता है और पहले ये 5 पक्षी प्रवास पर आते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में इनकी ये संख्या घटकर 2 से 3 पहुंच गई है और इन पक्षियों को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह सुबह ये पक्षी यहाँ पर नजर आते हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक सुबह होते ही कोसी तट पर पहुंच जाते हैं। देखिए, आइबिस हर साल हमारे गरजिया क्षेत्र में आता है सर्दियों में प्रवास में। इसका अधिकतम नंबर जो हमने रिकॉर्ड किया है कुछ साल पहले वो 5 चिड़िया आई थी, बट अभी गत कुछ वर्षों से केवल 2 से 3 चिड़िया आ रही हैं। इस बार भी 2 चिड़िया हम लोगों ने वहाँ पे फोटोग्राफ की हैं। कल से लेकर अभी तक, आज भी हमारी कुछ टीम गई थी वहाँ पे, तो 2 चिड़िया लगातार देखने को मिल रही हैं। ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट बर्ड है। कई सारे फैक्टर्स हैं इसकी पॉपुलेशन को गवर्न करते हैं जो, पर प्राय देखा गया यहाँ पर कि इस क्षेत्र में ये कम संख्या में ही आती है और ये बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है कि फिर से वो देखी जाने लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान हेलीपैड पर किसानों और साथ ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। किसानों ने मुख्यमंत्री को एक तरफ जहां गन्ना गिफ्ट किया तो वहीं पर पहाड़ से जुड़े हुए उत्पादों से भरी टोकरी भी उपहार में दी और किसानों ने गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया और इस फैसले को सीधा 3 लाख के करीब गन्ना किसानों को फायदा पहुंचाने वाला फैसला बताया। आपको बता दें कि राज्य की धामी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी जताई है। मैंने पूरे प्रदेश में अभी जो गन्ना किसान हमारा उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर प्रवास किया है कल और परसों में, और मेरे कुछ आपको वीडियो क्लिपिंग भी मिली होंगी। मैं गन्ना किसानों के साथ खेत पे और वहाँ जहाँ गन्ना पिराई हो रही है, जहाँ गन्ना तुलाई हो रही है मिलों पर, और वहाँ पे भी गया तो सारे गन्ना किसानों में बहुत ही उत्साह है। और जो ये 30 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इससे किसान बहुत ही उत्साहित है और किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार हमारे गन्ने का जो रकबा है वो भी बढ़ेगा और हमको इससे और ज़्यादा जो है अपने काम करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर बाद खटीमा पहुंचे और किसानों के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी का किसानों ने जोरदार स्वागत किया और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी पर सीएम धामी का आभार जताया। इस दौरान सीएम धामी ने गन्ना भी चूसा और गुड़ भी खाया। किसानों ने सीएम धामी को गन्ना भी भेंट किया। सीएम धामी ने उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम को संबोधित भी किया और किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान नेता और किसान भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में अब शराब और महंगी होगी। आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत एक्साइज ड्यूटी में 12% का वैट लगाया जाएगा। 15 दिसंबर तक राज्य में शराब की कीमतें बढ़ जाएंगी और प्रति बोतल 12% तक बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि हर बोतल पर 40 से 100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। चमोली से खबर है, जहां पर एनटीपीसी तपोवन के आउटपोस्ट बैराज साइट पर बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF यूनिट ने बादल फटना और बचाव विषय पर मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की है। इस अभ्यास का मकसद आपदा प्रबंधन की तैयारियों का मूल्यांकन करना है, रिस्पॉन्स टाइम क्षमता बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा और बचाव एजेंसियों के बीच में तालमेल को मजबूत करना। ड्रिल में एनटीपीसी, CISF और पुलिस, SDRF और अन्य विभागों के 195 से ज़्यादा जवान और अधिकारी शामिल हुए। इस तरह के अभ्यास पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के समय बेहतर समन्वय और त्वरित बचाव सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 18।